हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर इकोनॉमिक घटना चक्र सीरीज एंड इसको कंटिन्यू करते हुए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं विच इज़ ऑन दी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज के डिस्कशन में हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं इसको कवर करेंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, इट इज़ द चैप्टर विच मोस्टली डील्स विद, मतलब यहाँ पे ज़्यादा मार्क जो हमारे वेटेज है, इट इज़ मोस्ट ओरिएंटेड टुवर्ड्स द मेंस सब्जेक्ट। मतलब ये हमारी इकोनॉमी में मेंस वाले पार्ट में ज़्यादा इसका एक रोल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंस के साथ साथ एज वेल एज दी प्रीलिम्स, यहाँ पे मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही स्टैटिक और बेसिक नेचर के होते हैं और हाईली स्कोरिंग होते हैं। अगर आपको ये नॉलेज है तो ये क्वेश्चंस आप मोस्टली जो है कि मोस्ट प्रोबेबली ठीक करके ले जाएंगे और अपने मार्क्स जो है, यूपीएससी जैसा पेपर है तो 2 मार्क्स वहाँ कंफर्म कर लेंगे एंड यूपीपीएससी जैसे पेपर में या बीपीएससी जैसे पेपर में अपने जो है कि जो भी मार्किंग रहती है 1.33 इन सब की, इसको गेन कर लेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले मैं पीवाईक्यूज कराने से पहले आपको नोट्स के थ्रू इसके टॉपिक के कुछ बेसिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करूंगा, देन पीवाईक्यूज को हम कवर करेंगे। और ये हमारी कुछ प्लेलिस्ट है, आप जानते हैं यहाँ पे साइंस और इकोनॉमी इस वक्त जो है कि ऑन दी पैरेलल बेसिस पे चल रही है। यहाँ पे 2 वीडियोज रोज आते हैं, 2 क्लासेस। तो आप सभी लोग जो है कि इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, इंटरेक्शन कीजिए, लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए लोगों को, ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। एंड ये आपको प्रीवियस डिस्कशन तो पता ही है, हमने अच्छे से कवर कर रखी है। विद दिस नोट हम आगे बढ़ते हैं और अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन करके अपने नोट्स पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन गाइस। यहाँ पे क्वेश्चन से पहले हम अपने कुछ बेसिक नोट्स पे आते हैं। सो लेट्स बिगिन अवर एजेंडा एंड द क्लास टुडे। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द वर्ड कोनेस्ट, देखिए सस्टेनेबल क्या होता है, सस्टेनेबल का मतलब क्या है। जब सभी जानते हैं सस्टेनेबल का मतलब है कि आज के रिसोर्सेज को कल के लिए बचाना, बिल्कुल लेमेंस टर्म है। मीन्स सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब क्या हो गया, रिजर्विंग, मतलब यूज या यूटिलाइजेशन ऑफ, यूज कह लीजिए चाहे यूटिलाइजेशन कह लीजिए, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन efficient manner that it can be प्रिजर्व, यार जो है कि रिजर्व प्रिजर्व फॉर दी फॉर फर्दर जनरेशन। मतलब आज के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हमें बचाना है ताकि आगे की जनरेशन उनको अच्छे से यूज कर पाए। और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, मोर ओरिएंटेड, आप जो है कि सस्टेनेबल का इन्वायरमेंट से रिलेट करके जो है कि मीनिंग समझते हैं, बट यहाँ पे इकोनॉमी से भी रिलेटेड इसके एक्सपेक्ट है। इकोनॉमी से क्या है, मीन्स आप इकोनॉमी में रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि हम मोर इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने चीज़ों में जो है कि सक्षम रह सके। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है कि सिंपल से जो है कि क्या कह रखा है, इन द सिंपल वे टू रिमेंबर, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स आपका जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या कोनेट कर रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल जस्टिस हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो और इंटर जनरेशनल इक्वेलिटी हो। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मैंने बताया आपको, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इट इज मोस्ट रिलेटेड टू दी हमारी जो जीडीपी न्यूमेरिकल टर्म में हम जो प्रॉस्पर कर रहे हैं हमसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। एंड डेवलपमेंट का मतलब आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ये आपको प्रीवियस क्लास से पीवाईक्यू से क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब क्या होता है, इनकम के साथ साथ जो है कि आपकी अदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, इनकम प्लस और जो है आपके अदर एक्सपेक्ट ग्रो करे तो डेवलपमेंट होता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये सब। फिर सोशल जस्टिस मीन्स, सोशल जस्टिस जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने क्या इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं की है, हमने जस्टिस प्रोवाइड किया है। ठीक, क्या हमारे प्रियम्बर में जस्टिस प्रोवाइडेड है, मीन्स सबको जो है कि समानता रिसोर्सेज जो है एक्सेसिबल इक्वली मिले। एंड इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, अभी मैं कटनेस कर्व पढ़ाऊंगा आगे, क्वेश्चन है कटनेस कर्व में। मीन्स कोई भी इकोनॉमी जब डेवलपिंग स्टेज में होती है, क्या कोई इकोनॉमी जब डेवलप करती है मीन्स जो है कि डेवलपिंग फेज में होती है, तब इन्वायरमेंट क्या करता है, इन्वायरमेंट जो है आपका डिग्रेड करता है एट द फास्टर रेट। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हो जाता है तब यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की चीज़ें देखने को मिलेंगी। मीन्स आप जो है उसको प्रिजर्व करना शुरू कर देंगे, सस्टेनेबिलिटी लाएंगे, इन्वायरमेंट को जितना भी डैमेज है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। दैट्स वाई आप देखते हैं अभी जो है कि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे इकोनॉमिक फॉरम में जो है कि आप क्या कहता है, हमारे इन्वायरमेंटल समिट्स होते हैं कि हमारे टारगेट है कि इमिशन कम करना है। हम अब फ्यूल से जो है कि आपके हाइड्रोजन पे आ रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे आ रहे हैं। ये सब क्या है, इकोनॉमी हमने डेवलप कर ली है टेक्नोलॉजीज को। तो अब इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहेगा तभी हमारी अर्थ पे क्या लाइफ सस्टेन रहेगी।
देन क्या है, इंटर जनरेशनल इक्विटी। इक्विटी मतलब वही आपका सबको जो है कि बराबर समान मिले, मतलब समान का मतलब यहाँ पे नॉट इन दी फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब यहाँ पे आपको इक्वली रिसोर्सेज जो है कि सबके पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आज जो है कि 100 किलो कोल अवेलेबल है, ठीक, कोल अवेलेबल है, तो अभी की जनरेशन मीन्स जो भी यहाँ पे 2026 है, 2050 तक जो जनरेशन लिव कर रही है 100 किलो कोल को यूटिलाइज कर ले, ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि आगे की जनरेशन भी आएगी 2025-50 के बाद जो है कि 3000 तक भी जनरेशन है, 3000 के फर्दर ऑन, तो ये 100 किलो कोल में से हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इफिशियंटली करना है ताकि आगे की जनरेशन को भी ये चीज़ें प्राप्त हो सके, मिल सके। आई होप ये आपको अब मीनिंग इक्वली समझ में आ गया होगा। इस डेफिनेशन को आप मेंस में अच्छे से यूज करेंगे। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स होता है प्रोसेस दैट इंप्रूव द इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक, क्या करता है ये, आपकी इनकम को, एम्प्लॉयमेंट को, ठीक, विद दिस आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ, एम्प्लॉयमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हुए इंश्योर करता है दैट नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल क्वालिटी आर नॉट डिप्लीटेड। ठीक, नहीं डिप्लीट होनी चाहिए टू द एक्सटेंट दैट द फ्यूचर जनरेशन आर कॉम्प्रोमाइज, की फ्यूचर जनरेशन कॉम्प्रोमाइज हो। ये बात आपको ब्रीफली समझ में आ गई होगी। देन यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है कि ब्रिटेन वुड्स रिपोर्ट से जो है कि फेमस हुआ था 1987 में। फिर यहाँ पे आपको यूएनईपी ये सब देखने को मिला था। ठीक, ये अलग बात है, तो इसको जो है कि आप एक बार पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस है, ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ का मैंने बताया, इट इज द राइज इन द आउटपुट इनकम। यहाँ पे ओवरऑल जो है कि वेलफेयर पे मीन्स इनकम प्लस जो है कि अदर फैक्टर्स पे। यहाँ पे वेलफेयर विदाउट द इकोलॉजिकल रिसोर्स डिप्लीशन, मतलब यहाँ पे सबको जो है कि वेलफेयरिज्म भी हो बट हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स जो है कि डिप्लीट ना करे। यहाँ पे जीडीपी, जीएनपी इसके एग्रीगेट्स होते हैं। यहाँ पे इनकम प्लस ह्यूमन वेलफेयर ले लेंगे। देन यहाँ पे इकोनॉमी, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, तीनों चीज को देखा जाएगा। ये मेनली क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव बोथ होती है। ये लॉन्ग टर्म जो है कि सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म प्लस होलिस्टिक रहता है। यहाँ पे इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं दिया जाता है, यहाँ पे कंसीडर करने लगते हैं सस्टेन मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इट इज द सेंट्रल कंपोनेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, सेंट्रल कंपोनेंट होता है। बाकी टाइम होराइजन देखेंगे, शॉर्ट, मीडियम, ये लॉन्ग टर्म रहता है। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट रहता है। एग्जाम्पल यू कैन सी अब वेरियस एग्जाम्पल आप भी यहाँ पे एड ऑन कर लेंगे। देन आता है यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन देख लेंगे, क्या है कि ग्रोथ इज नेसेसरी। ठीक, क्या है, ग्रोथ तो नेसेसरी है विच इज अवर इकोनॉमिक ग्रोथ, बट ग्रोथ अलोन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये याद रखेंगे, ग्रोथ तो नेसेसरी है फॉर एनी ह्यूमन सिविलाइजेशन, बट ग्रोथ अकेले सफिशिएंट नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। आपको बाकी चीजें भी ध्यान में रखनी होंगी कि हमें रिसोर्सेज कैसे यूज करने हैं। इसके 3 पिलर्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। कौन से, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल पिलर्स हैं। इनको आप देख लेंगे, इनका कुछ ऐसा समझाने लायक है नहीं इसमें कि इन्वायरमेंट का क्या पिलर है। ये 3 पिलर्स आपको याद रहने चाहिए, जिससे इकोनॉमिक में प्रोडक्टिविटी, इनकम, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। लाइक वाइज जैसे हम लोग ग्रीन इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं, मीन्स जो भी पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, पॉल्यूटेंट्स उनको कंट्रोल किया जाए, इनको कैप्चर करके, जैसे आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेथड है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेथड आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, तो ये सब हमारी इंडस्ट्रीज के लिए प्रमोट किया जाता है कि कार्बन कैप्चर मेथड, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेथड एंड अदर जो है कि हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये सब हमारा क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है। सोशल में देखेंगे तो एजुकेशन, हेल्थ और पॉवर्टी को अच्छे से मैनेज किया जाए। देन इन्वायरमेंट में जो है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर हो, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ की जाए। जैसे हम अब जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जाएगी, और क्रूड ऑयल जो हो गया, क्रूड ऑयल से फिर आपके फ्यूल्स आते हैं, पेट्रोल आते हैं, इनके से मूव करके हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ जाएं। ठीक, हम लोग जो है विंड एनर्जी की तरफ भाग रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का जो है कि वाइडली प्रोपगेशन हो रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो कि चीपेस्ट एंड क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कंसिडर करते हुए उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ और ऐड हुई है, यहाँ पे फोर्थ डायमेंशन मीन जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक फोर्थ डायमेंशन जोड़ दिया गया है। वो क्या है, गुड गवर्नेंस का। यहाँ पे जो है कि आप गवर्नेंस वाले जब चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे गुड गवर्नेंस अच्छे से। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नेंस डायमेंशन को भी जोड़ा गया है, जिसकी वजह से आपके ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन एंड द रूल ऑफ द लॉ एंड इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन काम करे इफेक्टिवली। तो ये हमारा भी गवर्नेंस डायमेंशन भी आपके पिलर में आ गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। इंपॉर्टेंट क्यों होता है इंडिया के लिए या वर्ल्ड के लिए, किसी के लिए भी, क्योंकि हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ट्रेड ऑफ चल रहा है, जिसकी वजह से लार्ज पॉपुलेशन है, राइजिंग कंजम्पशन है, डिपेंडेंस ऑन द नेचुरल रिसोर्स, रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। तभी आप आए दिन आप ये भी सुन रहे हैं कि अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का केस था
जो अरावली हिल्स की हाइट्स पे था, फिर उसको जो है कि रिटेन वापस जो है कि लिया गया, इसको रिफिल किया गया कि नहीं भाई ऐसा ऐसा नहीं है, इसको जो है कि चेंज करो। फिर बाकी बहुत सारे अभी देखेंगे तो नर्मदा में जो है कि आपका चल रहा है, इशू चल रहा है, केन बेतवा प्रोजेक्ट का जो है कि इशू चल रहा है, बहुत सारे इन्वायरमेंट इशूज़ हैं आपके बचाने के लिए कि रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें चलती रहती है। अभी उत्तराखंड में भी एक प्रोटेस्ट देखने को मिला था, अराउंड अभी 15-20 दिन, जुलाई में ही बात है, अराउंड 15 जुलाई। वहाँ पे भी आपको देखने को मिला था कि ड्यू टू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाईवे दे आर कटिंग ऑफ द 4000 मोर देन ट्री, तो वहाँ के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट कंसर्न में है, डेवलपमेंट में, तो ये सब आप जो है कि पॉइंट पढ़ लेंगे और इनको ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे। बेसिकली ये सब क्या है, मेंस पर्पस के लिए आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। फिर देयर आर सम की प्रिंसिपल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी क्या है, इंटर जनरेशन इक्विटी क्या होती है कि रिसोर्सेज शुड बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इंट्रा जनरेशन क्या होती है, इंटर जनरेशन का मतलब फर्दर के लिए, और इंट्रा का मतलब डेवलपमेंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग प्रेजेंट जनरेशन, मतलब अभी के जनरेशन में भी फेयरली जो है कि रिसोर्सेज अवेलेबल हो। देन पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब क्या है, ये की टर्म है जिनको आप जो है कि पढ़ सकते हैं। जैसे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल हो गया कि पॉल्यूटर बियर द कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल डैमेज, मतलब जो भी पॉल्यूटर है, मीन्स सर्टेन इंडस्ट्री इज इमिटिंग सर्टेन काइंड ऑफ दी हार्मफुल गैसेज इन द इन्वायरमेंट, तो हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हिज हर नहीं, यहाँ पे देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंडस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो इन्वायरमेंटल डैमेज को बियर करे। अभी आप देखेंगे, अभी आपका कार्बन ट्रेडिंग मार्केट हो गया, ये सब जो है कि चलता है कॉन्सेप्ट, इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल होता है कि यहाँ पे साइंटिफिक सर्टेनिटी और जो कि नॉन जस्टिफाइड का इनएक्शन देखा जाता है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर हेल्ड इन द स्टेट फॉर द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक, रिसोर्सेज एफिशिएंसी। ये थ्री आर प्रिंसिपल याद रखेंगे। थ्री आर प्रिंसिपल क्या होता है, रिड्यूस करना है, रीयूज करना है और रिसाइकिल करना है। रिसाइकिल इकोनॉमी भी एक टर्म होता है। रिसाइकिल इकोनॉमी में आप बेसिकली देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट है अगर वो रिसाइकलेबल है, तभी आप देखेंगे आजकल कुछ प्रोडक्ट पे ऐसे एरो वाले सिंबल बन के आते हैं, ठीक। तो ये आपने बेसिकली देखा होगा, ये ऐसे सिंबल बन के आता है, ग्रीन बन के आता है कि मीन्स ये ग्रीन इकोनॉमी से है, रिसाइकलेबल है, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेगा। तो ये सब हमारे 3R प्रिंसिपल है, विच यानी यू कैन यूज इन द मेंस। और इसी तरीके से आपका कैरिंग कैपेसिटी हो गया, कितना जो है कि इन्वायरमेंट जो है कि रखता है, इकोलॉजिकल लिमिट इसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक। जैसे हाँ, इन्वायरमेंट में एक डूम्स डे पढ़ते हैं, ठीक। अभी यहाँ पे एवेंजर्स वाली डूम्स डे मूवी नहीं है, डूम्स डे पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे कृत्य कार्य ऐसे हैं, ह्यूमंस के काम ऐसे हैं कि एक ना एक दिन ये सिविलाइजेशन जो है कि कोलैप्स करेगी। तो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि एक डूम्स डे आएगा, मतलब इन्वायरमेंटल पीक पे जाएगा, और यहाँ पे जो है कि हम इसको फिर से जो है कि इन्वायरमेंट डैमेज होगा, सब कुछ होगा। जैसे जुरासिक एरा जो है कि खत्म हुआ था, फिर से यहाँ से चीज़ें जो है कि रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी, नॉर्मल आएंगी, फिर ऐसे चलते रहता है, ये साइकिल चलती रहती है। वो इन्वायरमेंट में कभी आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो यहाँ कैरिंग कैपेसिटी वहीं से एक टर्म है कि इकोलॉजी की मतलब हमारे इन्वायरमेंट की एक सर्टेन लिमिट है। जैसे आपको कहा जाए ए पर्सन है, एक पर्सन है कोई, इसकी कोई एक सर्टेन लिमिट होगी ना, कोई वेट को कैपेसिटी को वेट को बोर करने की। यहाँ पे जो है कि इसको कह दें कि 10 किलो उठाना है, बहुत आसानी से उठा लेगा, 20 किलो आसानी से, 50 किलो थोड़ा जोर लगेगा, 100 किलो उफ उफ करने लगेगा। फिर यहाँ पे 100 किलो के बाद जैसे ही आप 101 किलो भी कर रहे हैं तो इंसान की हालत खराब हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी इन्वायरमेंट की भी कैरिंग कैपेसिटी है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। देन पार्टिसिपेशन, मतलब लोकल कम्युनिटीज को, लाइक अस, लोकल कम्युनिटीज कौन है, पीपल लाइक us, we have all to participate in the environmental decisions, not the government policies और this all, कि यहाँ पे खाली गवर्नमेंट पॉलिसी और ये सब हमारे इन्वायरमेंटल डिसीजंस ना ले, हमें खुद जो है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा डे टू डे लाइफ में, ताकि हमारा इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव हो सके। ये सब कुछ प्रिंसिपल्स थे। अब यहाँ पे मैं आपको याद करा देता हूँ, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको याद करने के लिए आपको, आपके पास देखिए कई लोगों के पास ट्रिक्स होगी, कई लोगों ने रट लिया होगा, बट मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उसको जो है कि थोड़ा माइंड में बस याद रखिएगा, और एक दो बार अपने आप उस कहानी को एज्यूम करेगा, और ये चीज़ आपको हमेशा याद हो जाएगी। देखिए पहला क्या है, यहाँ पे पर्सन है, ठीक। यहाँ पे एक पर्सन है, उसकी फैमिली है, ये मान लो हस्बैंड हो गए, फादर हो गए, ठीक। ये जो है कि मदर हो गई, कोई हंसेगा नहीं, ठीक। ये जो है कि मदर हो गई, और इनके जो है सन्स हैं। ये एक फैमिली है, इसी से हम सारी चीज़ जो है कि करेंगे। ये जो है कि डॉटर, ये सन, ठीक, सन डॉटर, ये एक पर्टिकुलर फैमिली है। इन्होंने क्या किया कि इनका गोल था भाई पहले नो पॉवर्टी करना, ठीक। इनके पास पॉवर्टी थी, ठीक, गरीबी में जी रहे थे। इन्होंने क्या किया, पहला एक गोल बनाया कि हमें नो पॉवर्टी जोन में आना है, हम गरीब नहीं रहेंगे। तो ये फैमिली क्या हुई, नो पॉवर्टी जोन में आई, ठीक। नो पॉवर्टी हुई तो इनका क्या हुआ, जो हंगर का इशू था वो रिजॉल्व हो गया। तो पहला क्या है गोल,
पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है नो पॉवर्टी का, मतलब यहाँ से गरीबी से बाहर निकालना है सबको, नो पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी हट जाएगी तो मीन सबको खाना पीना अच्छे से मिलेगा, हंगर जो है कि जीरो हंगर हो जाएगा। जीरो हंगर होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब खाना अच्छे से खाओगे, न्यूट्रिशन अच्छे से जा रहे हैं, सारे जो है कि डाइट वाइट अच्छे से है, तो अच्छी हेल्थ भी होगी, अच्छा वेलबींग भी होगा। वेलबींग जो है कि मैंने आपको अभी साइंस के चैप्टर्स में पढ़ाया था कि वेलबींग आपका हेल्थ का मतलब सिर्फ जो है कि एब्सेंस ऑफ डिसीज नहीं होता है, यहाँ पे अदर चीजें हैं, मेंटल सोशल ये सब वेलबींग भी रहना चाहिए आपका। और गाइज यहाँ पे एक और चीज बता दूं, ये क्या है, मेनली जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये एक एक चीज है, पर इनके अंदर छोटे छोटे गोल्स और हैं जो पर्टिकुलरली जो न्यूज में रहते हैं उनको पढ़ना होता है, बाकी इतना जो है कि डीप डाउन करने की जरूरत नहीं है। हमारा पीसीएस जो है कि इतने से भी काम हमारा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। तो पहला क्या है, पहला आप कहेंगे कि जीरो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, और जो है कि गुड हेल्थ और वेलबींग रहेगा। अब जब गुड हेल्थ रहेगा, दिमाग दिमाग जो है कि फ्रेश रहेगा, तो हम क्या करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ओरिएंट करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे इस फैमिली से याद करिएगा, फैमिली ने क्या किया था, जीरो पॉवर्टी की, हंगर जो है कि बच्चों को सबको खाना पीना मिला, अच्छे से जो है कि सबकी हेल्थ हुई, इनको भेज दिया स्कूल। अब स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में यहाँ पे जो है कि आपको लिख भी देता हूँ, अब यहाँ 1 से 4 तक ये फैमिली जो है कि ओरिएंट करते करते, अब यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं, चिल्ड्रंस गए हैं स्कूल, चिल्ड्रंस गए स्कूल, स्कूल में वहाँ पे उनको क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। ठीक, चिल्ड्रंस को क्या मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक, चिल्ड्रंस को क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे ही आप जो है कि चिल्ड्रन को स्कूल में विजिट कर रहे हैं, स्कूल में विजिट किए, ठीक, यहाँ पे जो है कि फादर जाते हैं, फादर साहब जो है कि चिल्ड्रन के स्कूल में गए, उसको विजिट किए, वहाँ पे देखा कि पहले तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्लासेज में जब बैठते थे, एज्यूम कीजिए हमारी क्लास है, ठीक, यहाँ पे टीचर का डेस्क बोर्ड है, यहाँ पे टीचर बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। याद करिए, गर्ल्स का सेपरेट बेंच रहता था, बॉयज़ का सेपरेट बेंच रहता था। ठीक, ये सारे जो है कि बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स की रो है, ये बॉयज़ की रो है। बट हम जब यहाँ पे अपने चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन दिया और इनके स्कूल में पीटीएम अटेंड करने गए, तो उन्होंने देखा कि अरे यार, यहाँ पे एक बॉय बैठा है, एक गर्ल बैठा है, इधर भी एक बॉय बैठा है, एक गर्ल बैठा है, सब जो है कि मिक्स होके बैठे हुए हैं। तो इन्होंने स्कूल में एंटर किया तो देखा यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी भी आ गई है। ठीक, ये आपको याद रखना है, इसकी जेंडर इक्वालिटी भी आ गई है। फिर आप जो है कि क्लास से बाहर निकलते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा, आपने देखा कि स्कूल है, स्कूल में जो है कि वाटर जो है कि आपका जो वहाँ पे हम जानते हैं कि वाटर के लिए कैसे हम लोग जब स्कूल में रहते थे, तो वाटर बॉटल फिल करने के लिए हमारे पास एक रिसोर्स होता था, इंग्लिश यहाँ पे आरओ बोलते थे जिसे, वहाँ से हम पानी भरते थे, तो यहाँ पे क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन भी अच्छे से प्रोवाइडेड है पूरा जो है कि सिस्टमेटिक वे में। तो स्कूल में जेंडर इक्वालिटी भी है, वाटर और सैनिटाइजेशन भी अच्छे से प्रोवाइडेड है। फिर उसके बाद जो है कि आगे जाके देखते हैं कि यहाँ पे तो हर क्लास में एसी भी लगे हुए हैं, हर क्लास में क्या, एसी भी प्रोवाइडेड है। एसी प्रोवाइडेड होने का मतलब यहाँ पे ये लोग जो है कि बिजली से नहीं, यहाँ पे आपकी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी से जो है कि चीज़ें ड्राइव कर रहे हैं। तो अब तक मैं बता दूं क्या बताया, हंगर को खत्म, जीरो पॉवर्टी को खत्म करना है, उससे क्या होगा, हंगर खत्म होगा, गुड हेल्थ एंड एजुकेशन मिलेगा, क्वालिटी एजुकेशन होगी। फिर क्या होगा, जेंडर इक्विटी दिखी, बच्चे बच्चे सब बराबर बैठे हैं, पानी वानी की भी सही अच्छे से जो है कि सारा जो है कि सेटलमेंट है, सोलर एनर्जी, ये इन सब से जो है कि आपकी एसी वेसी क्लास में चल रही है, तो अफोर्डेबल एंड क्लीन क्लीन एनर्जी है। अब यहाँ तक होगी बच्चे की एजुकेशन की बात। ठीक, यहाँ तक आपने जो कि एजुकेशन एजुकेशन दे दिया। ठीक, यहाँ से फैमिली ओरिएंटेड हो गई। अब क्या होता है, जब भी आपकी स्कूलिंग या कॉलेजिंग प्रोवाइडेड हो जाती है, ठीक, कॉलेज हो जाता है, फिर क्या होता है भैया कि अब तो भाई फादर साहब ने सारा जो है कि अपना जो है कि इन्वेस्टमेंट बच्चे में लगा दिया है, सारा जो है कि स्कूल के खर्च के पढ़ाई में जो है कि मनी लगा दिया है। अब इनको चाहिए जॉब, कि बेटा सन जो है कि जॉब लो, बेटा जॉब लो, और अपना जो है कि डिसेंट ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाओ, हमें जो है कि डिसेंट वर्क करो, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाओ। तो अब तक जो है कि जॉब क्लीन स्कूल की बात खत्म हो गई, अब जो है कि हमें जॉब चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, घर को जो है कि फिर से डेवलप करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमने कहाँ भागेंगे, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भागेंगे। फिर इससे क्या होगा, जो हमारी इनक्वालिटीज आई थी वो रिड्यूस कर देंगे। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पे एक जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन कहाँ मिलेगी आपको, इंडस्ट्री या इनोवेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में। उससे क्या होगा, हमारी जो इनक्वालिटी, जो पैसों की कमी थी, वो जो है कि सॉल्व हो जाएगी। अब जब ये सब चीज़ें होंगी, फिर आपने जो है कि इतनी क्वालिटी एजुकेशन ली है 4 नंबर पे, तो क्या होगा, 7 4 11, तो यहाँ पे 11 नंबर पे क्या है, देखिए चौथे नंबर पे क्वालिटी एजुकेशन, और जो है कि जानते हैं यहाँ पे 7 ऐड कर देंगे तो 11 आता है। तो 7वीं 11वीं चीज़ पे आपको सस्टेनेबिलिटी की याद आ जाएगी कि सस्टेनेबल चैप्टर में पढ़ा था। तो 11 नंबर पे हमने सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ की बात करेंगे। जब सस्टेनेबल सिटीज़ होंगी तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन से आएगी, और उससे क्या होगा, हमारा क्लाइमेट एक्शन जो है प्रिजर्व रहेगा। ठीक,
अगर ये सब चीज़ें जो है कि सही चल रही है तो क्लाइमेट एक्शन प्रिजर्व रहेगा, नहीं तो फिर से क्या होगा, क्लाइमेट डिस्टर्ब हुआ तो लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, लाइफ स्टार्ट हुई थी बिलो द वाटर। लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बिलो द वाटर। फिर बिलो वाटर से हम लैंड पे आएंगे, फिर से जो है कि पीस जस्टिस का जो है कि प्रीचिंग होगा, और फिर से जो है कि पार्टनरशिप गोल्स होंगे, और ये सब चीज़ें करके हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो जाएंगे। तो आई होप ये स्टोरी जो है कि 6 7 8 मिनट जितना भी लगा हो, आपको ये स्टोरी हमेशा आप जो है कि याद रहेगी। ठीक, तो याद रखना है क्या, जीरो पॉवर्टी। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, जीरो पॉवर्टी करनी है, नो पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी खत्म होगी तो हंगर जो है कि इशू सॉल्व हो जाएगा, हंगर सॉल्व होगा तो गुड हेल्थ और वेलबींग मिलेगा। उससे क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी स्कूल्स में। स्कूल्स में आप पीटीएम अटेंड करने गए हैं तो देखा है कि लड़का लड़की सब लोग साथ बैठ रहे, तो जेंडर इक्वालिटी दिखी। इक्वालिटी दिखी तो आपने देखा कि सबकी वाटर बॉटल्स फिल हैं अच्छे से, जो है कि वाटर सैनिटाइजेशन और पानी की जो है कि सारी जो है कि सेटलमेंट अच्छा है। इसके साथ साथ देखा आपने यहाँ पे जो है कि बच्चों को, हम लोग तो फैन में पढ़ते थे और यहाँ पे एसी है, और एसी किस वजह से अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्लीन और जो है कि अफोर्डेबल एनर्जी की वजह से। इसकी वजह से आपको एनर्जी मिल रही है, मीन्स यहाँ पे एसी चल रहे हैं। फिर अब सब कुछ हो गया, स्कूलिंग के बाद आपको क्या चाहिए, जॉब चाहिए, डिसेंट ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, क्योंकि जो है कि फादर की मनी खत्म हो गई है। जॉब कहाँ मिलेगी आपको, इंडस्ट्रीज में मिलेगी, इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। उससे क्या होगा, जितनी भी इनक्वालिटीज थी रिड्यूस हो जाएंगी। फिर आपने जो है क्वालिटी एजुकेशन लिया था 7 4 में, तो 4 से 7 आएंगे, 11 में सस्टेनेबल सिटीज की बात करेंगे, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की। वो किससे होगा, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन से होगा। उससे क्या होगा, हमारा क्लाइमेट एक्शन जो है कि प्रिजर्व रहेगा। और फिर क्या आएगा, हमें याद है कि क्लाइमेट एक्शन प्रिजर्व है तो हमारा जो है कि लाइफ बिलो वाटर स्टार्ट होगी, फिर लैंड पे आएगी। लैंड पे आते ही हम लोग जो है कि पीस जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे और पार्टनरशिप गोल्स को अचीव करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये टेबल है, यू कैन गो थ्रू इट। देन यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया में जो है कि देखिए नीति आयोग क्या है, नीति आयोग इज अवर थिंक टैंक। नीति आयोग क्या है, हमारा थिंक टैंक है, जो सारी चीज़ों को जो है कि नोडल एजेंसी है फॉर अचीविंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और उसके बाद जो है कि हमारे नेशनल डिटरमाइंड गोल्स भी होते हैं, एनडीजीज होते हैं। ठीक, ये सब जो कि हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, ये बीच सी चीज़ें हैं, इनको जो है कि बेसिकली आप देख लेंगे। और बाकी अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, ये सब आपको जो है कि नोट्स में प्रोवाइडेड मिलेगा, तो यू कैन गो थ्रू इट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, ये कोई भी इकोनॉमी में जैसे एक्सटर्नलिटी है, अकर करती है जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करता है कॉस्ट और बेनिफिट फॉर द थर्ड पार्टीज दैट आर नॉनली फुल्ली रिफ्लेक्टेड इन दी मार्केट प्राइस। मतलब ये कोर कॉन्सेप्ट है, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये इंटरनल एक्सटर्नलिटीज़ या एक्सटर्नल एक्सटर्नलिटीज़ को पढ़ते हैं, तब ये सब चीज़ें जो है कि देखते हैं। तो इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, इन्वायरमेंट एक्सटर्नलिटीज एक छोटा सा टॉपिक है। फिर मेजर जो है कि पॉलिसी टूल्स क्या होते हैं, कार्बन टैक्स, ये सब बता दिया, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यू कैन गो थ्रू इट। देन ग्रीन इकोनॉमी, सिंपल चीज़ है। ग्रीन इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी दैट इम्प्रूव्स द वेलबींग एंड द सोशल इक्विटी वाइल रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इकोलॉजिकल स्कैरिटीज। तो इन सबको जो है कि आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे ऐसा सच कुछ है नहीं गाइस, ये आपको नोट्स में मिलेगा। अर्बनाइजेशन क्या है, ये सब बहुत लंबे नोट्स हैं। ठीक, ये सब मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइडेड करा दूंगा, बस हेडिंग हेडिंग बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वन लाइन रिवीजन नोट्स है कि ऊपर कितनी चीज़ें आप पढ़ के आ रहे हैं, उसका वन लाइन नोट्स है। ठीक, और ये सब प्योर मेजर चैलेंजेस क्या हो गए, ठीक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स क्या हो गए, तो ये सब आप जो है कि टेलीग्राम से इस नोट्स को डाउनलोड करेंगे और मेंस के लिए यूज़ करेंगे। विद दिस नोट आइए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या कह रहा है। सो लेट्स बिगिन अवर एजेंडा ऑफ द क्लास एंड लेट्स अटेंड सम पीवाईक्यूज। आई होप ये आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा हो। तो बस आपको जो है कि हल्का सा ये थम्स अप वाला बटन टच करना है, लाइक करना है सेशन को, कमेंट करना है कि कैसा लगा आपको सेशन, फीडबैक देना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, ताकि हम वाइडर ऑडियंस तक रीच कर सकें और सबको इस सेशन का, इस फ्री इनिशिएटिव का बेनिफिट हो। ये फ्री इनिशिएटिव जान रहे हैं, हमारे चैनल एस्पिरेंट ऑर्बिट अवेलेबल है, एंड आई एम लोन मैनेजिंग ऑल दिस करंट अफेयर्स फॉर यू गाइस, घटना चक्र सीरीज फॉर यू। तो इस मेहनत को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं बाय शेयरिंग, लाइकिंग, कमेंटिंग। देन हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अब। सो व्हाट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन द इंडिया। यहाँ पे इंडिया में कौन करता है, जी मैनेज, यहाँ पे नीति आयोग करता है। इट इज द अवर थिंक टैंक, ये हमारा जो है कि थिंक टैंक ऑफ इंडिया है। जितने भी इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सब जो है नीति आयोग परफॉर्म करता है। और हमारा जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स भी जो है कि इंडिया का नीति आयोग निकलता है। ये सब चीज़ें आगे आएंगी तो इसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी फाइनेंस कमीशन जानते हैं आर्टिकल 280 में है, रिलेटेड टू द फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस जो है उनको करता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट।
एंड डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन एक अलग चीज़ है। प्लानिंग कमीशन को ही रिप्लेस करके हमारा जो है क्या आया है, नीति आयोग आया है। यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। देन जो है नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए जैसे एजेंडा 2030 है। एजेंडा 2030 क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये सब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो ये काफ़ी बड़े टॉपिक है, 2-3 पेज के टॉपिक्स हैं ये सब। और करंट अफेयर को करके आप इसको एक आंसर आपको 250 वर्ड या 150 वर्ड में इनको जो है कि फीडअप करके रखना होता है फॉर दी मेंस पर्पस। वो कभी और क्लासेस में करेंगे, पहले हमारा जो एजेंडा है प्रीलिम्स का उसको कवर कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 हमारी इंडिया की रैंक क्या थी 2023 में, जो भी रही हो। अभी जो है कि लेटेस्ट क्या है यहाँ पे इन दी सस्टेनेबल रिपोर्ट 2025 इंडिया की रैंक है 99। देखिए हमने काफ़ी इंप्रूव किया है, 12 से 99 में आ गए हैं अमंग दी 167 कंट्रीज। तो 2025 कितनी है और बाकी अपडेटेड रही है। अगर 2026 का किसी को डाटा पता है अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ये आपका क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट 2026 SDD SDR, मतलब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक, इसको जो है कि अपडेट कर लेना है, हैशटैग ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि पेपर है आपका 6 दिसंबर 2026 को। उससे पहले अगर ये रिपोर्ट आ जा रही है या अगर अभी भी है तो लेट मी नो। अभी मैं इसके गो थ्रू नहीं गया हूँ, तो मुझे बता सकते हैं कि अभी रिसेंटली 2025 के बाद आया है तो क्या रैंक है। 2025 में 99 रैंक थी। देन यहाँ पे पुराना क्वेश्चन है, नॉट सो रिलेवेंट, इसको स्किप कर लेंगे भाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स और स्कोर थोड़ा आप जो है कि अपडेट कर लेंगे। फिर क्या है कि इंडिया की रैंक इन दी 2017 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कि कितना है। फिर अगेन क्वेश्चन 2017 से क्या मतलब है गाइस, 25 का रिसेंट है अभी, 99th रैंक है। नीति आयोग के एसडीजी 2023 में जो है कि किसने जो है कि सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, तो वहाँ पे दैट टाइम पे केरला किया था। बट अभी देखेंगे तो यहाँ पे आई थिंक अपडेटेड है जो हमारा इंडेक्स है 2025 का, इसमें डाटा नहीं दिया हुआ है, तो ये भी आउटडेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपका होमवर्क रहेगा। देखिए आप ये मत कोई कमेंट कर देना कि सर होमवर्क दे रहे हैं, कुछ कुछ काम आप भी कीजिए कि एसडीजी जब रिपोर्ट पढ़ते हैं या इसका कोई में इंडेक्स या रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें टॉप परफॉर्मर स्टेट आते हैं। ठीक, टॉप स्टेट्स भी आते हैं तो उनको भी आपको नोट डाउन करना है, तो ये चीज़ें जो है कि कर लेंगे। बाकी यहाँ पे केरला और उत्तराखंड ये सब जो है कि टॉप किए थे बेस्ट परफॉर्मिंग में, एक अचीवर्स होते हैं, ये सब हम देखते हैं करंट अफेयर वाले सीरीज में मैंने पढ़ा है, तो वहाँ से गो थ्रू कर लेंगे आप। फिर कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द नीति आयोग दिसंबर 2019 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उत्तर प्रदेश इस ग्रुप के अंदर, तो 2019 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे परफॉर्मर स्टेट में आया था। बट इन दी मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट यहाँ पे देखेंगे एज पर दी 2023-24 के जो इंडेक्स है, इसमें देखेंगे जो केरला ये सब है आपके स्कोर इतना किए थे, ये सब यहाँ से देख लेंगे। पंजाब कर्नाटक इनके इतने स्कोर हैं। और यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है गाइज, ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा लगेगा कि ये मैं प्रोवाइड करा देता, पर आप मैं इसलिए नहीं किया है, मैं करने को यहाँ पे सब कुछ ऐड ऑन कर देता, बट इससे क्या होगा आप जो है कि एक बार देख के इग्नोर कर देंगे। बट आप खुद जब सर्च करेंगे गूगल से या अपने नोट्स में जो है कि इंकलकेट करेंगे तो वो आपकी ज़्यादा रिटेनिंग रहेगा, तो इट इज़ द फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ यू। यहाँ पे बस मैं इसीलिए गाइड कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप खुद करेंगे। ठीक, यहाँ पे इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ये पुराना आउटडेटेड डाटा है। आप जो है कि रिसेंट का 2025 का देखिए, और जो एग्जाम से पहले 2026 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ जाए तो उसको देखना है। ठीक, तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये सब क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन है कि 19-20 का डाटा जो है कि हमें दीजिए, क्या है क्या नहीं है, आउटडेटेड क्वेश्चन है तो इनको हम स्किप करेंगे। देन यहाँ पे डायरेक्ट आएंगे। देखिए अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज होती हैं, इनको जान लीजिए, ये भी थोड़ा आउटडेटेड क्वेश्चन है 2024 का, तो ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे नीति आयोग ने क्या किया है, नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स को जो है कि आपके डिफरेंट कैटेगरीज में रखा है। वो कैटेगरीज कौन सी होती है, जो स्कोर करते हैं 0 से 49, मतलब लेस देन 50 स्कोर रहता है तो उनको हम लोग एस्पिरेंट बोलते हैं। जैसे हम किसी चीज़ के लिए एक्सपायर करें तो वो जो है कि स्टेट एस्पिरेंट स्टेट में आता है। देन 50 से 64 है, मतलब 64 तक जो है वो परफॉर्मर स्टेट में आता है। देन 65 से 99 है वो फ्रंट रनर है, और जो 100 स्कोर करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अचीवर स्टेट कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि नीति आयोग के सस्टेनेबल इंडिया इंडेक्स में डिफरेंट कैटेगरीज है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट परफॉर्मेंस। स्टेट के परफॉर्मेंस में हमारी डिफरेंट कैटेगरीज है, इसमें ये चीज़ें आपको ब्रीफली देखने को मिलेंगी। देन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगेन 2021-22 का क्वेश्चन है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, ये आप जो है कि कर लेंगे। ठीक, ये आपका ये क्वेश्चन जो है कि मैंने बता दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कि 2018 में 1 2 9 क्या जो है कि रिप्रेजेंट करता है, ये अच्छे से मैंने आपको याद कराया है। यू कैन अटेंड इट कि क्या चीज़ें हैं कि 1 जो है कि नो पॉवर्टी, हंगर, गुड हेल्थिंग, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री में काम मिलेगा, इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो जाएगी, सस्टेनेबल सिटी बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करेंगे,
क्लाइमेट चेंज होगा जिससे लाइफ अंडर वाटर, फिर लैंड पे जस्टिस और ये सब स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे और पार्टनरशिप करेंगे हमारे गोल्स में। फिर मैच करना है। देखिए अब 10 है, 11 मैंने तुरंत याद कराया था, 11 क्या है सस्टेनेबल। उससे पहले क्या करेंगे हम जो है कि चीजें अचीव करने वाले हैं, अपनी इक्वालिटीज को रिड्यूस करने वाले थे। 10 जो है कि इन इक्वालिटीज रिड्यूस हो गया। 13 क्या है क्लाइमेट एक्शन हो जाएगा। 14 क्या है लाइफ बिलो वाटर हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा आपका जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा। फिर अगेन जो है कि गोल 1 2 3 क्या है। 1 जो है कि नो पॉवर्टी, टू एंड द पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स। पॉवर्टी के बाद सेकंड तो हंगर है। तीसरा क्या होगा गुड हेल्थ वेल्थ बीइंग होगा, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग हो जाएगा। चौथा क्या है क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन के बाद पांचवा आपका जेंडर इक्वालिटी था। छठा जो है कि क्लीन एनर्जी और सैनिटेशन हो जाएगा। तो आई होप ये आप अटेंड कर लेंगे। फिर इसी तरीके से ये क्वेश्चन है 17 में से लाइफ ऑन लैंड किस डेवलपमेंट में बात है। तो लाइफ ऑन लैंड जो है कि आपके 15 में बात है, क्योंकि 13 में तो क्लाइमेट एक्शन है, 13 में आपका क्लाइमेट एक्शन है, 14 में लाइफ बिलो वाटर है, लाइफ बिलो वाटर, और जो है कि 15 में आपका जो है कि लाइफ ऑन लैंड है, 16 में जो है कि क्या है आपके स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन पीस जस्टिस है, और 17 में क्या है आपके साथ साथ कोलैबोरेशन है, सारे जो है कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। द नेक्स्ट है कि आपका टारगेट 2030 में 4 गोल्स टू, मतलब व्हाट आर द एसेंशियल मेजर्स, कह रहा है कि एसेंशियल मेजर्स हैं टू अचीव द गोल 4। गोल 4 क्या है क्वालिटी एजुकेशन का 4 गोल है जो कि सस्टेनेबल 2030 तक हमें अचीव करना है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, तो कह रहा है कि मेकिंग एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी उसकी पॉपुलेशन जो है कि अच्छी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करे, और अगर वो एजुकेशन फ्री भी हो तो दैट्स वेरी गुड। तो यहाँ पे पहला जो है कि हमारा सही हो जाएगा। इंप्रूविंग बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्ब्रेस करें हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंड, तो सम हाउ एजुकेशन में एग्रीकल्चर सेक्टर का मच रोल नहीं है, मीन्स यहाँ पे इकोनॉमी में है, बट एग्रीकल्चर इज नॉट डायरेक्टली लिंक, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो उससे भी हमारा क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। टेक्नोलॉजी ऑल्दो जो है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करेगा, बट डायरेक्टली लिंक हमारे यही दोनों आ रहे हैं, ये दोनों नहीं है। तो हमारा ये आंसर होगा 1 and 2 इज द करेक्ट, और ये एक्सप्लेनेशन आप गो थ्रू कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि इंडिया इज सक्सेस इज क्रिटिकल फॉर द ग्लोबल सक्सेस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इंडिया नियरली 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन करता है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे दोनों ही हमारा जो है करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ है नहीं। कि यहाँ पे जानते हैं इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है और लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया की इकोनॉमी अगर डेवलप कर रही है तो हमारी जो कि बाकी चीज़ें भी डेवलप करेंगी, और यहाँ पे अराउंड 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारे यहाँ सस्टेन कर रही है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट है अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद कुछ हमें स्टेटमेंट दिए कि बेस्ड ऑन द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क डाटा प्रोड्यूस बाय द एनएसओ, मतलब नेशनल स्टैटिक सिस्टम, एंड द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट द रीजनल लेवल, जो यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी है एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द गोल में उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ हमारे सस्टेनेबल से रिलेटेड डाटा प्रोड्यूस किए हैं। इन्होंने जो है कि बताया है एनुअल सस्टेनेबल रिपोर्ट गोल रिपोर्ट में। और ये क्या कह रहा है कि सस्टेनेबल जो है कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इज प्रोड्यूस टू इन्फॉर्म एंड quadrennial sustainable development goal review deliberations at the UN जनरल असेंबली वंस अ क्वार्टर। यहाँ पे वंस अ क्वार्टर नहीं होता है। पहली बात तो देखिए यहाँ पे क्या है, एवरी ईयर जो यूएन जनरल असेंबली है वो प्रेजेंट करती है एक एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट से एक सबमिट करती है, यूएन सिस्टम के अंडर आता है। और ये जो चीज़ है पहला जो है कि करेक्ट होगा, और दूसरा जो है कि इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये क्वार्टरली नहीं करती है। यहाँ पे देखेंगे जो ये रिपोर्ट है, लेट मी शो यू। यहाँ पे ग्लोबल जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो वंस फॉर ईयर्स, मीन्स यहाँ पे वंस एवरी 4 ईयर्स टू इन्फॉर्म दी, 4 साल में, मीन्स यहाँ पे क्वार्टरली का मतलब क्वार्टर नहीं है, 1/4 नहीं, यहाँ पे 4 साल में एक बार करती है रिपोर्ट पब्लिश। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये वंस नहीं एवरी 4 ईयर पे करती है। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है कि कौन कौन जो है कि पब्लिश कर रहा है और कैसे हो रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड दी लिमिट टू द ग्रोथ। ये लिमिट टू द ग्रोथ जो है क्लब ऑफ रोम ने, ठीक, ये याद रखना, ये वर्ड है, ये आप बेसिकली इन्वायरमेंट अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो लिमिट टू द ग्रोथ आता है ये हमारे क्लब ऑफ रोम में। और क्लब ऑफ रोम जो है कि अप्रैल 1968 में फॉर्म हुआ था। 30 पीपल 10 कंट्रीज से जो कि आए थे, साइंटिस्ट थे, एजुकेटर्स थे, इकोनॉमिस्ट, ह्यूमनिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। कहाँ मीट किए थे, एकेडमिया डी लिंसिया इन रोम में मीट किए थे, जिसे हम लोग क्लब ऑफ रोम कहा गया। और ये मीटिंग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है कि सबमिट करती है लिमिट्स टू द ग्रोथ दैट इज प्रोसाउंड बाय द क्लब्स। और ये 1972 में फिर आती है हमारी लिमिट्स टू द ग्रोथ रिपोर्ट, और यहीं से सारी वर्ल्ड की आंखें खुलती हैं और यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो है कि हमें देखने को मिलती हैं। तो ठीक, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए कहानी को देखेंगे।
हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी म्यूड्यूज, यहाँ पे म्यूड्यूज 1972 में, इफ प्रेजेंट द ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, industrialization and the pollution, food production, resource depletion continue and unchanged limit to the growth on our planet will be reached in the next 10 years। तो ये कहाँ पे पहुंचेगा? बहुत पुराना क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। अभी हमारा जो है कि मेड्यू गोल्स, ये सब जो है कि नेशनल डिटरमाइंड गोल होते हैं, जो नेशनल डिटरमाइंड गोल्स एनडीजीज होते हैं, ये सब काफ़ी चीज़ें इवॉल्व हो चुकी हैं। तो ये पुराना क्वेश्चन आपके रिलेवेंस में नहीं है। तो ये आप याद रखना कि बस ये मीड्यूज याद रखना है कि 1972 में ये प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अभी हमारा 2004 में ये लिमिट रिड्यूस कर दी गई थी 30 ईयर्स के लिए। तो हम धीरे धीरे जैसे सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, चीज़ें हमारे पास और अच्छे से होती जा रही हैं। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन विद दिस हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कटनेस कर्व आ गया। कटनेस कर्व जो है कि मैंने आपको ब्रीफली बताया था क्या है, बस ये हमारा रिलेशन रहता है। कोई भी इकोनॉमी जब डेवलप करती है, इकोनॉमी जो है डेवलप करेगी तो इन्वायरमेंट जो है कि डिग्रेड करते हुए दिखता है। ठीक, इन्वायरमेंट डिग्रेड करते हुए दिखेगा तो ये यू शेप रिलेशन बनाता है। ठीक, ये जो है कि हमारा इन्वर्टेड यू बनाता है। ये ऐसे कि एक जो है कि पीक पे जाके फिर से हम जो है कि अपने इन्वायरमेंट को जो है कि रिकवर करने लगेंगे। तो ये इन्वायरमेंट का कर्व है, ये इकोनॉमी का कर्व है। इकोनॉमी बढ़ती रहती है तो फिर ओवर द टाइम ये चीज़ सही हो जाती है। तो इन्वर्टेड यू शेप बनता है, तो ये आप याद रखेंगे। देन यहाँ से इसको जो है कि आप ब्रीफली पढ़ लेंगे। देन मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कि कब एग्जिस्टेंस में आई थी? तो इट्स इन दी 1980 में पहली बार जो है कि इस टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोपोगेट किया गया था। और कहाँ हुई थी? ये IUCN जो होता है हमारा, जब IUCN स्टेटस पढ़ते हैं, जब एंडेंजर्ड स्पीसीज ये सब पढ़ते हैं, वो IUCN स्टेटस की रेड लिस्ट है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। उसने पब्लिश किया था वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। क्या पब्लिश किया था? वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी को पब्लिश किया था। दैट इंक्लूडेड वन ऑफ द फर्स्ट रेफरेंसेस टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार 1980 में प्रोपोगेट किया था। और ये सब जो इन्वायरमेंट को बचाने की सब बात क्लब क्लब ऑफ रोम से जो है कि स्टार्ट हुई थी। फिर 1972 में जो है कि आपका पहली बार कॉन्फ्रेंस होता है। फिर वहाँ से चीज़ें जो है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ये देखने को मिलती है। ये सब इन्वायरमेंट की चीज़ें हम मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ, वहाँ पे काम आएंगी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैप्टर है, इसलिए जो है कि बार बार रेफरेंस में दे रहा हूँ। देन नेक्स्ट है, असर्शन दिया है एंड रीजन दिया है। कह रहे कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ से आया था? ब्रेटन वुड से आया था। ब्रेटन वुड ऑल्सो नोन एज द लिमिट्स टू द ग्रोथ। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ब्रेटन वुड्स को जो है कि लिमिट्स ऑफ द ग्रोथ नहीं कहा जाता है। लिमिट्स ऑफ द ग्रोथ किसे कहा जाता है? क्लब ऑफ रोम को। जो क्लब ऑफ रोम था वहाँ पे लिमिट्स टू द ग्रोथ की बात हुई थी और रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। तो डी होगा, ये हमारा ट्रू है, आर इज फॉल्स। यही आपको सेम रिफ्लेक्ट करते हुए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिख जाएगा। फिर कह रहे हैं असर्शन है, कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द वेलबींग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। रीजन कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट टू द फ्यूचर। तो यस, ये सही है दोनों ही स्टेटमेंट की, ये ह्यूमन सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी जो है कि नीड आपको जो है कि देखने को मिलेगी। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड ट्रूली एक्सप्लेनिंग दी दिस। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे असर्शन दिया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट टाइम शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो बिल्कुल सही बात है, जो हम अब तक डेफिनेशन रखते हुए आ रहे हैं इसको जो है कि ट्रूली होल्ड कर रहा है। देन रीजन कह रहा है कि एजेंडा 21 जो है कि साइन हुआ था बाय द लीडर्स इन द 1955। तो क्या ये एजेंडा 29 जो है कि आपका तब साइन हुआ था? तो नहीं, ये आर फॉल्स है। जो एजेंडा 21 है ये सबमिट हुआ था रियो दी जेनेरियो, ब्राजील में जो अर्थ समिट हुई थी, फोर्थ अर्थ समिट इन दी 1992, तब ये जो है कि एजेंडा 21 साइन किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेट करता है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो यहाँ पे असर्शन जो है कि आपका ट्रू है, रीजन आपका फॉल्स हो जाएगा। देन जो है कि आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेट मी सी, यहाँ कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइसिंग, मतलब एनर्जी सेव करने सब कुछ, इसको क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ डेवलपमेंट बता चुका हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सब जो है कि अच्छे से डेवलप करे, उसे ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। विद दिस हम जो है कि आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्स शुड बी यूज्ड बाय द प्रेजेंट। इनको जो है कि कॉम्प्रोमाइज करके, यहाँ पे क्वेश्चन सेम है कि यहाँ पे कैसे कितना मिनिमम रिसोर्सेज यूज करके क्या कहते हैं, तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। फिर सेम क्वेश्चन है, बैलेंसिंग नीड ऑफ रिसोर्सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहते हैं। ठीक है, ये सब जो है कि आप पढ़ लीजिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक कमीशन ऑन द इन्वायरमेंट एंड द डेवलपमेंट रिलीज करता है अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, जहाँ पे ब्रेटन वुड्स रिपोर्ट कही जाती है।
यहाँ से जो है कि आपका निकल के आता है जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम जो है कि बनता है, उसके फिर प्रोग्राम्स निकल के आते हैं, UNFCCC, UNCBD, ठीक, UNCCD, ठीक, ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये हमारे जो है कि इस रिपोर्ट से है रिलेटेड। देन आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द डेवलपमेंट दैट मीट्स दी, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। मतलब सिंपल सा जो क्वेश्चन कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो विदाउट कॉम्प्रोमाइज मीट कर जाए और फ्यूचर जनरेशन को होल्ड करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बेस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल अप्रोच होता है, ठीक, यहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करेंगे तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। फिर आगे है पॉल्यूशन बॉम्ब, ये जो ऑथर है बुक के पॉल्यूशन बॉम्ब, देखिए आर ओ री एग्जाम 2023 वाले में पूछा गया था, मतलब बहुत रिसेंटली है, 2023 का री एग्जाम 2025 में हुआ था, 2025 में पूछा गया है ये क्वेश्चन है। पॉल्यूशन बॉम्ब जो है कि किसने लिखी है, तो ये पॉल आर एलरिच ने लिखी है, और इसका जो है कि सोर्स क्या होता है, देखिए आपका जो करंट अफेयर घटना चक्र सीरीज आती है, करंट अफेयर घटना चक्र की, उसमें आपको लिस्ट प्रोवाइडेड होती है, ठीक, वहाँ से जो है कि पढ़ लें, आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट उस ईयर की बुक्स होंगी, ऑथर्स होंगे, वहाँ पॉपुलरली प्रोपोगेटेड, मतलब यहाँ पे आपको एक लिस्ट कंसोलिडेटेड मिल जाएगी, तो यू कैन फॉलो दैट सोर्स। देन यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे मतलब क्या होता है, फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ें बचानी है, प्रेजेंट के लिए अपने सस्टेनेबिलिटी यूज करना है। तो यहाँ से बिल्कुल ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन केस ऑफ द इंटरनल इंटर गवर्नमेंटल सेंसिटिविटी इन रिस्पेक्ट टू, क्या नेचुरल रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स, इंडस्ट्री और सोशल, तो ये नेचुरल रिसोर्स से बात करता है, ठीक, इसको याद रखेंगे, किससे याद करता है ये, इट टॉक्स अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज से बातें होती हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन केस ऑफ द इंटर जनरेशन, मतलब इंटर जनरेशन की बात हो रही है ना कि इंट्रा, तो इंटर जनरेशन में हमारी जो है कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स आपको प्रोवाइडेड है एंड हमें बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो कह रहा है कि सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस करता है इमिशंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। अब सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, जो हम क्या करें, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये जो है कि हमारी क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी है, ये इमिशंस को रिड्यूस करता है, तो यस ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट मानी जाएगी। बिल्कुल रिसेंट जो है कि 2025 के प्रीलिम्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 के आईएएस प्रीलिम्स में, तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड सेकंड कह रहा है कि सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ द रॉ मटेरियल एज इनपुट, तो ये क्या हमारा करेक्ट है, तो ये सर्कुलर में आपके जो रॉ मटेरियल होते हैं वो इनपुट की तरह यूज होते हैं, फिर इनको बार बार सस्टेन किया जाता है। फिर कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट कि सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस करते हैं वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो यस ये भी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पहला स्टेटमेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में, ये नए टाइप के क्वेश्चन बनाए गए थे, पहले 2 स्टेटमेंट दिए रहते थे, स्टेटमेंट 1 और 2, और उसमें एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट जो है दिए रहते हैं, इसमें देखिए यही है कि पहला स्टेटमेंट वो ऑलरेडी कंसिडर करते हैं ट्रू, और फिर इन 2 स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि ये दोनों ट्रू है, क्या ये दोनों ही इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं या इनमें से एक एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये ऐसे ऑप्शंस लिखे होते हैं। यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट 1, और अगर इनमें से एक, दोनों ही स्टेटमेंट सही भी हो सकते थे और एक्सप्लेन एक करता तो हमारा बी होता, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये आंसर होगा, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रूली होल्ड कर रहे हैं और ये ट्रूली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। क्यों, मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में बिकॉज लगा दीजिए, क्योंकि ठीक है, और क्योंकि से ये जो है कि लॉजिक बनाए, तो ये चीज़ जो है कि सही मानी जाती है। और ऐसे जो कि क्वेश्चन मैंने हमेशा आपको कराए हैं प्रीवियस सेशंस में भी, तो वहाँ से जो है कि इसको ध्यान देंगे ब्रीफली। देन जो है कि आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट मी सी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीम राना अ मॉडल ऑफ द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोकेटेड, ये कहाँ है, ये राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक, तो याद रखना है नीम राना एक मॉडल ऑफ द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, राजस्थान में लोकेटेड है। और ये इसका क्या है, ये आप देखेंगे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डेवलपमेंट वर्क डन हियर बेस्ड ऑन द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल, तो नीम राना में सारी जगह पे सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है, ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। देन मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे सस्टेनेबल टूरिज्म का, अब यहाँ सस्टेनेबल इकोनॉमी ग्रोथ की बात हुई है, सस्टेनेबल टूरिज्म का मेन मोटो क्या रहता है कि इंक्रीज करना नंबर ऑफ टूरिस्ट को नहीं, मैनेज करना मास स्केल टूरिज्म को नहीं, मैनेज करना टूरिज्म और एनवायरनमेंट को, यस ये होता है सस्टेनेबल टूरिज्म। आपका इसका एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, इमेजिन करिए आप जो है कि हिमालय घूमने जा रहे हैं, हिमालय में आप कोई भी हिल स्टेशन हो गया, अगर आप यूपीएससी निकालने तो लवासना जाएंगे, और भी जैसे यूपीपीएससी की तो लखनऊ में ट्रेनिंग हो जाती है, अगर कोई हिल स्टेशन घूमने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर विजिटिंग मनाली और सम अदर प्लेस, लेह लद्दाख घूम रहे हैं, तो वहाँ पे आपका क्या है, सस्टेनेबल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट होगा, मतलब आप वहाँ पे घूमें पर इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें, मतलब वहाँ पे कोई भी प्लास्टिक वेस्ट जो है कि वेस्ट आउट ना फेंके,
यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ आप जाके बहुत ज़्यादा इमिशंस मतलब बहुत ज़्यादा व्हीकल्स जो है यूज़ ना करें। तो ये सब जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। और यहाँ पे आपको बता दूँ जैसे कुछ हिल स्टेशन है जो नो व्हीकल ज़ोन भी होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पुणे में एक जगह है माथेरन। माथेरन इज़ द प्लेस जो नो व्हीकल ज़ोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है कि आप देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में एंटर करता है और यहाँ बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जो है कि ज़ोन्स भी बनाए जाते हैं जहाँ पे सस्टेनेबल टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सके। देन नेक्स्ट है कि टास्क फोर्स ऑफ द ब्लू इकोनॉमी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडिया एंड द विच कंट्री। तो ये 2020 का करंट अफेयर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं अभी ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है ब्लू इकोनॉमी इज व्हाट इकोनॉमी जो हमारे ओशियन से और सीज से रिलेट करती है, ओशियन रिवर सीज से, उसे हम लोग ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। पुराना क्वेश्चन है, ऑल्दो करंट अफेयर से रिलेट करेंगे तो आपको इससे रिसेंट डेवलपमेंट करंट अफेयर से देखना पड़ेगा। फिर करके इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का पार्ट किसे कंसीडर किया जाएगा इन दी फॉलोइंग्स में से? तो ये लेवल ऑफ द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट और हार्मनी इन दी सोसाइटी। कंसेप्चुअलाइज क्वेश्चन है, इसको जो है कि आप ब्रीफली देख लेंगे तो ये चीज आपकी कवर हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे जो है कि क्वेश्चन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ कॉन्सेप्ट बेटर एक्सप्लेन द टर्म ऑफ द प्रोसेस विच एनेबल्स। तो ये हमारा जो है कि क्या बेटर एक्सप्लेन करता है, कह रहा है कि इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। तो इंडिविजुअल ऑफ कंट्री मतलब एक इंडिविजुअल के पास ज़्यादा कैपिटल हो, तो एज अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ह्यूमंस को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल करना है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल मतलब जैसे आप समझते हैं कि कोई भी स्टैटिक चीज़ है जो हमारी वेल्थ को होल्ड करे, मीन्स जैसे मशीनरी ये सब हो गई, तो ये हमारा कैपिटल कहलाता है। पर ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, आपकी स्किल डेवलप हो, लिटरेसी अच्छा हो, आप जो है कि लेबर फोर्स में अच्छे से पार्टिसिपेशन करें, तो मतलब ह्यूमन को एज ए टूल ऑफ इकोनॉमी बनाया जाए तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। पर इंडिविजुअल के पास ज़्यादा से ज़्यादा मोर कैपिटल हो ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर कह रहा है कि इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन कंट्री। तो यस, ये हमारा ट्रू होगा। फिर कह रहा है कि टेंजिबल वेल्थ मतलब कैसा, कितनी क्या प्रॉपर्टी, तो ये भी नहीं सही है। इनटेंजिबल वेल्थ यस, जो है कि आपकी स्किल डेवलपमेंट ये सब क्या कहलाती हैं, ये जो नॉलेज है, स्किल है, कैपेबिलिटीज है, कैपेसिटीज, ये सब हमारी इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल जो है कि आपका नॉन फिजिकल एसेट होता है। क्या होता है ये? फिजिकल एसेट नहीं, नॉन फिजिकल एसेट होता है, जिसको आप जो है कि देख नहीं सकते हैं, बट ये स्किल जो है कि काम आती है। जैसे आपका टेंजिबल एसेट क्या हो गया, हाउस हो गया, रोड हो गया, दीज आर कॉल्ड दी टेंजिबल एसेट्स। ये टेंजिबल वेल्थ कहते हैं। जैसे आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, ये आपको देख सकते हैं, ये फिजिकली आपके पास प्रेजेंट है, बट आपके माइंड में जो नॉलेज है, ठीक, आपके पास जो स्किल है, वो क्या है, इंटेंजिबल है। तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ जो है कि आपको करेक्ट मिलेगा और यही हमारा आंसर होगा। देन इसके बाद सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसको आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और कमेंट करेंगे कि इसमें से क्या सही है क्या नहीं है। तो 43 यू मस्ट कमेंट दी आंसर। देन है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एनहेंसेस, क्या एनहेंस करता है, ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट एनहेंस करेगा, फिजिकल कैपिटल, वर्किंग और फिक्स कैपिटल नहीं एनहेंस करेगा। इसका रीजन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, क्यों? क्योंकि हमारा स्किल क्या है, ह्यूमन कैपिटल को बूस्ट करता है। फिर नेक्स्ट है विल नॉट हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या एजुकेशन इम्पैक्ट करेगी ह्यूमन को कैपिटल फॉर्मेशन में? बिल्कुल करेगी, ट्रेनिंग भी करेगी, मेडिकल केयर भी करेगी। इरिगेशन जो है कि इससे रिलेटेड नहीं है, इरिगेशन किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। तो ये एग्रीकल्चर में जो है कि एग्रीकल्चर कैपिटल होता तो वहाँ पे इम्पैक्ट करता, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा इरिगेशन, बाकी सब हमारे आंसर होंगे। फिर कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है ह्यूमन कैपिटल में, तो वो किसके तरफ लीड करेगा? तो अगर हम जो है कि ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन कैपिटल्स में इंक्रीज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, तो प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज होंगे, स्किल डेवलपमेंट भी होगा, आपके प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे सारी ही चीज आपको देखने को मिलेगी कि ह्यूमन कैपिटल में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको निकल के आएंगी। ये प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज होंगे, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी होगी, तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट है, कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट कर दो ह्यूमन कैपिटल में, यील्ड द रिटर्न इन द फ्यूचर, और एजुकेशन और हेल्थ जो है कि आपके पीपल मोर प्रोडक्टिव। तो यस, दोनों ही सही है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। देख लेंगे यहाँ पे बोथ ही आर करेक्ट है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है इसको। यूपीपीएससी 2025 का क्वेश्चन है, बहुत ही रिसेंटली। देन ये थोड़ा क्वेश्चन पुराना है, देखिए ह्यूमन कैपिटल जो है की बात है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, तो ये पहली बार जो है कि 2018 में लॉन्च किया था किसने? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने 2018 में लॉन्च किया था, 20 वाला शायद आई थिंक लास्ट है, उसके बाद शायद रिलीज नहीं किया गया है। और इसको बस पढ़ लेंगे, ठीक, यहाँ से पुराना क्वेश्चन है, नॉट सो रिलेवेंट। 2020 में जो है कि इंडिया की रैंक देख लेंगे, इंडिया का जो कुछ रैंक था 116 रैंक था। इट इज अबाउट 150, अबाउट 115 इन 2018 में, पर 116 था 2020 में। इसमें से कुछ है कि स्कोर ये था, बस इतना देखना है। उसके बाद आई थिंक ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है कि नहीं रिलीज किया गया है, मैंने गूगल किया था, मुझे मिला नहीं। आप भी अपडेटेड अगर नॉलेज हो इसके बारे में, अपडेटेड है तो प्लीज काइंडली कमेंट इट और मुझे भी अपडेट करें इसके बारे में।
फिर कह रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? मींस देखिए, इंक्लूड करना, इंक्लूड करना हर चीज को। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब ह्यूमन में डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर होगा, और इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विस। तो ये सारी होगी। इंक्लूसिव का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब सब कुछ डेवलप किया जाना ही आपका इंक्लूसिव ग्रोथ कहलाता है। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब हमारे किस में आता है? इंक्लूसिव ग्रोथ में आता है। देन नेक्स्ट है कि इंक्लूसिव ग्रोथ नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कहाँ से नहीं बढ़ेगा? इंक्लूसिव ग्रोथ अगर एडुकेट फार्मर को क्रेडिट दिया तो बढ़ेगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, हाउ ग्रोथ रेट ऑफ द नेशनल इनकम। तो इंक्लूसिव ग्रोथ ये मतलब नहीं है कि आपकी नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, ये अकेला फैक्टर नहीं है, ये सब हमारे फैक्टर होने चाहिए। तो नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इससे जो है कि इंक्लूसिविलिटी बढ़ते हुए देखने को नहीं मिलेगी हमें। देन यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात की जा रही है। इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात की जा रही है। तो इंक्लूसिव गवर्नेंस क्या होगा? मैक्सिमम गवर्नेंस मतलब यहाँ पे जो गवर्नेंस रोल है वहाँ पे इंक्लूसिविटी कैसे देखी जाएगी? कह रहा है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो एनबीएफसीज है, जैसे लाइक नाबार्ड, ये सब हो गए, बहुत सारी हाउसिंग बैंकिंग कंपनीज हैं, क्या इनको परमिट करना डू दी बैंकिंग? तो उससे इंक्लूसिव गवर्नेंस आएगा क्या? देखिए, एक तरह से एनबीएफसी जो है कि प्राइवेट एंटिटीज को भी दिया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वो इंक्लूसिव गवर्नेंस करे, वो मैक्सिमम प्रॉफिट विड्रॉ करने लगे। तो ये जो है कि ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये परमिट नहीं करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को। तो ये आप याद रखिएगा, इंक्लूसिव गवर्नेंस इसको अलाउ नहीं करता है। बाकी कह रहे हैं कि स्टैब्लिश करना है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। तो यस, ये करेगा कि सारे डिस्ट्रिक्ट की एक प्लानिंग कमेटी हो जिसकी वजह से प्लानिंग एनहेंस हो। तो ये हमारा जो है कि इंक्लूसिव गवर्नेंस में आएगा। इंक्रीज करेगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द पब्लिक हेल्थ, बिल्कुल आएगा। मिड डे मील स्कीम जो कि क्या हो गया है? पीएम पोषण हो गया है। तो ये भी हमारा जो है कि हेल्प करते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डी इज दी, सॉरी डी नहीं, यहाँ पे पहला गलत हो गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 2 3 4 सही है हमारा, जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्दरिंग जो है कि गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, माई एमएसएमईज को ही प्रमोट करना, और राइट टू एजुकेशन एक्ट। यस, तो ये हमारा क्या होगा? इंक्लूसिव ग्रोथ में एजुकेशन है, एमएसएमईज है, इंटरप्रेन्योरशिप जो है कि प्रमोट होगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनेंगे, मतलब छोटे छोटे समुदाय एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर हो जाएगा। ये सब इंक्लूसिव ग्रोथ में आता है। फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक सर्वे जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये 11-12 के जो है कि इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार जो है कि हमने इंट्रोड्यूस किया था। इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे 2011-12 के इकोनॉमिक सर्वे में एक नया चैप्टर जोड़ा गया था, एक नया अध्याय जोड़ा गया था, किसमें? इकोनॉमिक सर्वे में। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन इसके साथ जो है कि क्या होता है, हमारा ये चैप्टर जो है कि बहुत ही ब्यूटीफुली हमने कंप्लीट कर लिया है गाइस। अब हमने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है क्या? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। मैं बता दूं, ये चैप्टर जो है कि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें आई थिंक 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो इसको धीरे धीरे करेंगे। और देखिए, इसके मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूँ। एग्रीकल्चर जो है कि पूरा पढ़ना होता है आपको इकोनॉमी के लिए। तो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एलाइड सेक्टर, एलाइड सेक्टर में सारे सेक्टर आ जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, माइनिंग, क्वेरिंग, ठीक, उसके बाद जो है कि फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और इलाइड सेक्टर में सब आ जाता है। तो ये बहुत ही वास्ट चैप्टर है। ये भी बिल्कुल स्टैटिक रहेगा, ठीक, स्टैटिक रहेगा। और इसमें मैं पहले से ही आपको इस क्लास में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि ऑल्दो इसको पढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को, एग्रीकल्चर और इलाइड सेक्टर को पढ़ाने के लिए बहुत वास्ट सिलेबस पढ़ना पड़ता है। मीन्स यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 घंटे का मॉड्यूल इसको अगर स्पेशली दें, तो हम चीज़ें, अगर आपको चीज़ें पहले से पता हो तो 6-7 आवर्स ऑफ मॉड्यूल इसको अगर डेडिकेट करेंगे तब चीज़ें कवर होंगी। तो काइंडली इसको जो है कि आप मैनेज कर लीजिए। और देखिए, इसका वेटेज भी बहुत कम रहता है पेपर में, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप स्टैटिक पोर्शन यू आर मैनेजिंग बाय योर ऑन, और यहाँ पे मैं आपके इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इनको कराने की कोशिश करूंगा स्मूथली। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक। यहाँ पे आज के सेशन में आई होप काफ़ी चीज़ आपने लर्न करी होंगी, ग्रैप्स करी होंगी। बाकी यहाँ पे ये प्लेलिस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिए लोगों को, ताकि हम ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकें। और यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और जो है कि अपने डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी को बनाए रखें अपनी डेस्टिनी को अचीव करने के लिए। और हमेशा याद रखें, हमेशा राइट ऑर्बिट पर रहेंगे, सही एफर्ट लगाएंगे तो रिजल्ट भी राइट मिलेगा। सो लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट सेशन इन दी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर।